नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, 2025-26 मतलब 2024 से लेकर 2025 तक जो भारत को रेमिडेंस प्राप्त हुआ है ना, वो 135.46 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है। रेमिडेंस क्या होता है? जैसे कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ते होंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक तो होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो FIB होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI होते हैं, उनका अकाउंट होता है। और जो करंट अकाउंट होता है उसमें वो अकाउंट होता है जिसको हम प्राइवेट अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि आपके कामगार हैं जो भारत से दूसरे देशों में जा रखे हैं, चाहे सऊदी अरब, चाहे UAE, चाहे अमेरिका, चाहे मैक्सिको, वहाँ से जो पैसा भेजते हैं, चाहे भारत में गिफ्ट के फॉर्म में भेजें, चाहे भारत में अपने माता पिता को पैसे भेजें, चाहे मकान खरीदें या कुछ भी खरीदें, तो वो हमारे करंट अकाउंट में आता है। उस अकाउंट में जब आप देखते हो ना, तो वहीं से हमारा पैसा जाता है। जनरली आपने पिछले क्वार्टर में जो Q4 का नतीजा जारी किया था भारत ने, उसने बोला था कि हम इस बार अपना जो फॉरेन रिजर्व है ना, उसके सरप्लस में है। सरप्लस में क्यों है? क्योंकि हमें रेमिडेंस ज़्यादा प्राप्त हुआ है और हमने खर्च कम किया है। मतलब जब आप फॉरेन रिजर्व को पढ़ोगे तो फॉरेन रिजर्व में आप पाओगे कि इसका एक नियम होता है कि हमारे पास में जो फॉरेन रिजर्व में जो करेंसी है ना, उस करेंसी को हमने कितना दूसरे के देशों में दिया और कितना हमने वहाँ से इनको एक्सपोर्ट करके कमाया, उसके बीच में हमारा जो रेमिडेंस पैसा होता है वो भी इंक्लूड हो जाता है। रेमिडेंस पैसा, प्राइवेट पैसा, जो कामगार तुम्हारा सऊदी अरब, दुबई या अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन जो ये काम करने जाते हैं, तो वहाँ से पैसा जो भेजते हैं ना, उस पैसे को हम रेमिडेंस बोलते हैं, जिस पर तिरछी नज़र लग गई है डोनाल्ड ट्रंप की। आगे चर्चा करेंगे। तो ये अगर 2015-16 की बात करें तो ये लगभग $70 बिलियन के आसपास हुआ करता था। अभी जो ये हो गया है 135.46 बिलियन डॉलर जो प्राप्त हुआ है, और पिछले साल से अगर 2023-24 से इसकी तुलना करें तो लगभग 14% ये ज़्यादा प्राप्त हुआ है, मतलब वृद्धि देखने के लिए मिली है। इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को लग गई नज़र। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, अभी तुमने एक बार मुद्दा देखा होगा, ब्यूटीफुल बिल करके एक अमेरिका में पास किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसमें रेमिडेंस का उल्लेख किया था। रेमिडेंस मतलब जो अमेरिका का नागरिक अगर अमेरिका में कमा रहा है, या भारत का कोई कर्मचारी अमेरिका में गया हुआ है और अमेरिका से सपोज करो 1 करोड़ रुपए भारत भेजता है, तो अभी तक तो सीधा 1 करोड़ भेज देगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिग ब्यूटीफुल बिल लाया है ना, उस बिल के चलते अमेरिका की सरकार को 5% वहाँ से और टोटल मिल जाएगा। भारत में आएंगे 95 लाख रुपये। मतलब ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप भाप गए हैं कि यार ये तो इतना पैसा भेज रहे हैं, भारत को वही अमीर कर देंगे। तो उनने बोला कि यार क्यों ना इनके जो पैसा भेजते हैं ना भारत या कई दूसरे देश में, कोई दूसरे देश का क्रम वो भी हो सकता है मैक्सिको के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश को, तो वे जो अपने देश पैसा भेजते हैं उस देश पे जो पैसा भेज रहे हैं उस पर टैक्स लगाया जाए 5%। तो उनके यहाँ पे एक तो सीनेट है, एक कांग्रेस है। कांग्रेस हमारी वाली कांग्रेस नहीं है, बीजेपी कांग्रेस। कांग्रेस उनके लोअर सदन को बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, उनके यहाँ लोकसभा को कांग्रेस बोला जाता है, और हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा को उनके यहाँ सेनेट बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो उनकी सीनेट है, सीनेट में अभी पुराने जो सांसद हैं जो कि चुने हुए हैं, मतलब बाइडेन की सरकार के, वे बैठे हुए, तो वहाँ पे उन्होंने आपत्ति उठा दी। कांग्रेस से ने पास करा लिया था बिग ब्यूटीफुल बिल, तो उसे घटा के 3.5% कर दिया कि एक काम करो 3.5% भारत से बोल दो कि हमें दे देगा, और मतलब हम अगर कोई 1 करोड़ रुपये भेज रहा है तो हम 1 करोड़ में से अभी तक 5 लाख रख रहे थे, अब 3.5 लाख रख लेंगे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है 1 करोड़ नहीं भेजते। अगर 1000 करोड़ रुपए किसी भेजे पूरे साल भर में, तो 1000 करोड़ रुपए में से मोटा मोटा आप समझ लो कि 500 करोड़ रुपए किसके आगे, अगर आधा % भी लगाओगे तो, अगर 1000 करोड़ भेजे तो 500 करोड़ किसके हो गए, और 0.5% भी 50 करोड़, मतलब अमाउंट बहुत बड़ा है। 135.46 बिलियन डॉलर जो पैसा है ना, जो भारत को भेजते हैं, इसमें और देश के लागू हैं। ये केवल बिग ब्यूटीफुल तो बिल अमेरिका का है, और भी देशों से। तो ये जो सरप्लस अकाउंट में हमारा रहा, वो क्यों रहा, उसके पीछे का क्या कारण था साथियों? एक तो कारण ये था कि हमारे जो पिछले 4 क्वार्टर रहे ना, इन क्वार्टर में हमारा रुपया 88-89 रुपये में चला गया था। मतलब हमारा जो रुपया है ना, वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। रुपया कमज़ोर होने से हुआ क्या कि अगर सपोज करो हमें अब से 3 साल पहले चलो, जब हमारा रुपया 70 रुपये का था, किसी ने अगर अमेरिका से भारत में 1 लाख डॉलर भेजे, तो उसे कितने मिलते उस समय पे? 70 लाख रुपया। और अगर वो जब पिछले 2-3 महीने में जब हमारा रुपया 90 रुपये पे चला गया था, अगर उसने 1 लाख रुपये तब 1 लाख डॉलर तब भेजे, तो उसे कितने मिलेंगे घर में? 90 लाख रुपये। क्योंकि रुपये ऑफ करेंसी, जो बास्केट ऑफ करेंसी है ना, उसमें रुपये की वैल्यू कमज़ोर हो गई, इसलिए वहाँ 20 लाख उसके माता पिता को ज़्यादा मिले। अगर वो 1 साल पहले भेजता या 2 साल पहले भेजता, जबकि हम तुलना कर रहे हैं, वहाँ से जो डबल हो गया, मतलब 2016
2017 में ये $70 बिलियन के आसपास भाग रहा था, अब हो गया है 135.46 बिलियन डॉलर जो हमें रेमिडेंस के रूप में प्राप्त हुआ है। तो पिछले अगर 2016 से तुलना करोगे तो नेक्स्ट डबल है, बट अगर आप 2023-24 से भी तुलना करोगे तो कि 24-25 में कितना है, 23-24 में कितना था, तो वर्ष 2023-24 में और वर्ष 2024-25 में 14% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। यही चीज़ें जो है ना भारत को एक हेज प्रदान करती है, क्योंकि ये जो पैसा है ना साथियों, ये पैसा नॉन डेट पैसा है, मतलब ये पैसा रिफंड नहीं करना। जैसे मतलब आपने अगर किसी एफडीआई के माध्यम से पैसा लिया है, बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाया, या आपने डॉलर को किसी फॉर्म में भी पैसा लिया, तो वो पैसा साथियों आपको वापस करना होता है। मतलब आप समझो बात को, अगर मान लो मैं अमेरिका में नौकरी कर रहा हूँ और मैंने अपने पापा के, अपने माता पिता के पास में एक 2 लाख डॉलर भेजे, अगर मैं 2 लाख डॉलर भेजे तो मतलब 1,80,00,000 रुपये मेरे माता पिता को मिल गए। तो अब वो मेरे माता पिता वापस थोड़ी करेंगे, क्योंकि वो हमारे जो जीडीपी है ना उसमें कंजप्शन को बढ़ावा देंगे। भाई अगर मैंने तो 2 लाख डॉलर दे दिए, तो मेरे माता पिता क्या काम करेंगे, वो 1,80,00,000 रुपये को चाहे तो कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, चाहे तो कोई बिल्डिंग खरीदेंगे, चाहे तो कोई मतलब मकान बनवाएंगे। अगर वे प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो प्रॉपर्टी में जो टैक्स लगेगा, मतलब जो स्टाम्प लगेंगे, वो भी गवर्नमेंट के रूप में जाएगा, मतलब वो भी कंजप्शन में जा रहा है पैसा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में पैसा जा रहा है। अगर हमारे माता पिता घर बनवाते हैं तो उसमें स्टील खरीदेंगे, लोहा खरीदेंगे, ईंट खरीदेंगे, 10 लोगों को रोजगार देंगे, तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड हो रहा है। अगर मेरे माता पिता उस पैसे का जो मैं 2 करोड़ रुपये आया है उसको गाड़ी खरीद लेते हैं, ट्रक खरीद लेते हैं, तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड हो रहा है। तो जितना भी जो रेमिडेंस के माध्यम से भारत में पैसा आता है ना, वो पैसा भारत में कंजप्शन को बढ़ावा देता है, और वो पैसा डॉलर की फॉर्म में आता है। क्योंकि जब भी हम किसी देश में पैसा देते हैं या पैसा लेते हैं तो हमारे भारत की करेंसी में नहीं देते, हम डॉलर की फॉर्म में देते हैं, क्योंकि ऑल ओवर 195 देश डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं। बट आप समझो हमारे रुपये को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मान लो हमने बोल दिया हमारा रुपया ले लो, बोले यार मैं तो नहीं मानता इसे। क्यों नहीं मानता, हमारा तो रुपया हमारे यहाँ तो चलता है। बोले तेरे यहाँ तो चलता है, पर अगर मैं इस रुपये को लेकर जाऊँगा सऊदी अरब में के लिए गांधी जी ले ले, और या मतलब ब्रिटेन जाऊँगा या फ्रांस जाऊँगा कि ये गांधी जी के 1 करोड़ रुपये हैं, मुझे फलाना सामान दे दे, गांधी जी वो मना कर देगा, मैं लेता है सिर्फ बाहर फेंक दे। उनको क्या मांगेगा, वो मांगेगा डॉलर। तो आपको डॉलर के फॉर्म में व्यापार करना है, बाहर के देशों से आपको डॉलर से लेना, डॉलर के ही देना है। तो जो रेमिडेंस के रूप में आपको पैसा प्राप्त होता है ना, जो कामगार हैं भारत की रीढ़ माने जाते हैं, वो मतलब वो पैसा भारत के जो फॉरेन रिजर्व में डायरेक्ट इंक्लूड हो जाता है, और आपके जो ट्रेड डेफिसिट है, जो आप देखते हो ना फॉरेन रिजर्व डेफिसिट, उसमें आपको एक हेज प्रदान करता है, क्योंकि वो पैसा तो वापस नहीं देना। भाई ये जो 135.46 बिलियन डॉलर जो रेमिडेंस के रूप में प्राप्त हुआ है भारत को, ये पैसा किसी को वापस थोड़ी करना भारत को कि यार एक काम करो, अब ये इतने बिलियन डॉलर आ गए, अब ये वापस देना ना। ये तो हम तो जब हमारे यहाँ पर किसी को देंगे माता पिता को, डॉलर थोड़ी देंगे, और वो क्या करेंगे डॉलर का। सपोज करो किसी के माता पिता ने जिद कर ली कि नहीं मुझे तो डॉलर ही चाहिए, चल दे दिए तेरे को $100, अब क्या करेगा, किसी के यहाँ जाएगा, बोले स्टील दे दे मुझे, या मेरे को एक काम कर तू 1 टन सरिया दे दे, बोला हाँ ले लो 1 टन सरिया, कितने का हो गया, बोले यार 80,000 का हो गया। उन्होंने कहा एक काम कर ये ले $1,000। अरे बोले बाहर फेंक से, क्या लाके दे दिया, गांधी जी ला गांधी जी। क्योंकि भाई अल्टीमेटली इंडिया के अंदर करेंसी चलती है रुपया, तो रुपये में पैसा लेगा, हर आदमी रुपये में ही लेगा, चाहे वो फ़ोन पे करेगा तो रुपया करेगा, और किसी से लेगा तो रुपया, देगा तो रुपया। लेकिन इंडिया के बाहर से जो पैसा आएगा उससे तो डॉलर में ही आना पड़ेगा, भारत तो रुपये में थोड़ी लेगा, वो डॉलर के फॉर्म में लेगा। और वो डॉलर क्या करती है इंडिया में जो इनके प्राइवेट अकाउंट होते हैं ना, जैसे करंट अकाउंट हम प्राइवेट अकाउंट बोलते हैं, जिससे हम अपना जो व्यापार करते हैं उसमें भी एक अलग से अकाउंट होता है ना, वहाँ पे होता रहता, होल्ड होता रहता है। वहीं से हमें अगर क्रूड ऑयल खरीदना, क्रूड ऑयल का पेमेंट देना है $1,00,000, तो वहाँ से $1,00,000 वहाँ दे दिया। हमारे पास $2,00,000 आए, $1,00,000 यहाँ से दे दिया, 1,00,000 का सरप्लस रहा। सरप्लस जो बार बार मैं शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, सरप्लस जनरली होता क्या है, ऐसा समझो कि कुल लेमन लैंग्वेज में, अगर मेरे पास में रेमिडेंस के माध्यम से जो मैंने दूसरे देशों को कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करी उसके माध्यम से, या मेरी जो मतलब आईटी सर्विस में हम दूसरे देशों को सर्विस देते हैं उसके माध्यम से, या मैंने किसी दूसरे देश में कोई प्रोडक्ट बेचा उसके माध्यम से, टोटल जो मेरे पास में डॉलर हुए ना, इंक्लूड $10 लाख हो गए, है ना, उदाहरण से। मेरा मतलब साथियों बात समझो, मेरा आपको समझाने का जो उद्देश्य है ना वो इतना लेमन लैंग्वेज में, अगर मेरे पास $10 लाख हो गया, अब मेरे को क्रूड ऑयल बुलाना है,
तो मैंने एक काम करा, सऊदी अरब से क्रूड ऑयल बुला लिया, रूस से क्रूड ऑयल बुला लिया, एडिबल ऑयल जिसको हम पाम ऑयल बोलते हैं मैंने मलेशिया से पाम ऑयल बुला लिया, या तुम्हारा इंडोनेशिया से पाम ऑयल बुला लिया। मैंने $1,00,000 दे दिए क्रूड ऑयल वाले को, $50,000 दे दिए तुम्हारे जो पाम ऑयल वाले को। अब मेरे पास में बचे $8.5 लाख। अब मेरे को इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक सामान के इन सब चीज़ों के चाइना दे दिए मैंने $1,00,000, $7.5 लाख बचे। अब टोटल मिला के जो मैंने 1-2 फाइटर जेट खरीद लिया, मतलब समझ लो मोटा मोटी 200 करोड़, $2 लाख का, मतलब $2 लाख का फाइटर जेट खरीद लिया। ऐसा करके अगर मेरे पास जो टोटल डॉलर की फॉर्म में पैसा आया, चाहे वो सर्विस के माध्यम से आया, चाहे वो मैंने अपना सामान प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया उसके माध्यम से आया, चाहे वो हमारे जो कामगार थे उसके वो जो वहाँ बाहर गए हुए थे उनके माध्यम से आया, चाहे वो किसी भी रूप में आया, वो जो पैसा मेरे पास आया, करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, और जो पैसा मेरे यहाँ से गया उसके बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो माइनस में है तो हम बोलेंगे कि इस बार हमारा जो फॉरेन रिजर्व का ट्रेड डेफिसिट रहा ना, वो माइनस में रहा। और अगर वो प्लस में रहा तो हम बोलेंगे सरप्लस, कि हम इस बार सरप्लस में हैं। मतलब हमारे पास में डॉलर के फॉर्म में पैसा आया $10 लाख, और हमने जो दिया वो दिया $8 लाख। मतलब हमारे पास जो इस क्वार्टर का हिसाब किताब रहा, इस क्वार्टर में हमने $2 लाख प्लस में रहे हमारे पास, तो इसको बोलते हैं सरप्लस। तो इसीलिए पिछला क्वार्टर जो रहा हमारा वो डॉलर में सरप्लस में रहा। इसी को देखकर डोनाल्ड ट्रंप की कान खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यार ये तो बहुत बड़ी बात होगी, पैसा तो पैसा होता है, एक काम करो इन पर टैक्स लगाओ। हालांकि हमसे ज़्यादा तो जो मैक्सिको और अमेरिका के जस्ट बराबर में है मैक्सिको, तो मैक्सिको वाले विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैक्सिको से ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है ना वो अमेरिका वाले मैक्सिको में बनवाते हैं, और उन्हीं के जो व्यक्ति हैं वो मैक्सिको का एक, जहाँ पे अभी आपने देखा होगा ना अमेरिका के अंदर दंगे हो गए थे, वो दंगे जनरली क्या थे, वो वहाँ पे ज़्यादातर लोग लगभग 80% जो लोग हैं वो मैक्सिको के हैं, और वे चाहे लीगल रास्ते से चाहे इलीगल रास्ते से वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो घूस चलते वो जो जब अगर अपने घर पैसा भेजते हैं या जैसे भी लेन देन करते हैं तो उन पर अगर टैक्स लग जाएगा तो एक दीवार का ही तो फ़र्क है। आप बताओ अगर बांग्लादेश पैसा भेजना है आपको या नेपाल पैसा भेजना है, भारत और नेपाल के जैसे संबंध है ऐसे मैक्सिको और अमेरिका के हैं। मतलब एक गेट खुलता है गेट बंद होता है, आप अमेरिका चले जाओ मैक्सिको चले जाओ, ऐसे वाला सिस्टम है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा मतलब हाथ गोले चल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कनाडा और मैक्सिको के साथ दोनों के अच्छे संबंध है, क्योंकि अमेरिका इन सबका जो है ताऊ बन के बैठा है, और अमेरिका ना तो मैक्सिको का आँख दिखा सकता है ना कनाडा आँख दिखा सकता है। तो इन सब में जो दादा है वो अमेरिका है, तो इसलिए दोनों देशों से अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। अब विषय कहाँ फंस जाता है? विषय यहाँ फंस जाता है कि उनके जो लोग हैं, जो कामगार वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, उनसे आप रेमिडेंस टैक्स लोगे। जो बिग ब्यूटीफुल बिल है इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रेमिडेंस टैक्स का है। जो रेमिडेंस आप 5% तो आप ही ले लोगे। अगर किसी व्यक्ति के 10 करोड़ रुपए भेजे तो 10 करोड़ में से 5% तो आप ही का हो गया। अगर किसी ने 1 करोड़ भेजे तो 5 लाख आपके हो गए। 10 लाख मतलब अगर 10 करोड़ भेजे तो सीधी सीधी बात है 50 लाख तो आपके होगी। ये गलत है। ये इसके ऊपर जो अमेरिका में सीनेट में बहस चल रही है। अब देखो 3.5% से घटा के ऐसी सुनने में उम्मीद आ रही है 1% के आसपास रह जाएगा। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कड़े कड़े डिसीजन ले रही है ना, इस तरह से अमेरिका में एक व्यापारिक मंदी की ओर जा रहा है। क्योंकि अभी जो इनने वीज़ा जो H-1B वीज़ा जो भारतीय लोगों को मिलता है उस पर भी कड़े नियम लगा दिए हैं। अभी आपने एक बार देखा था कि जो 9 महीने की डिलीवरी हो रही थी जिसकी, उसने बोल दिया जिसका जन्म इस तारीख से पहले हो जाएगा वो अमेरिका का सिटीजन हो जाएगा, और जिसका जन्म इस तारीख के बाद हो वो अमेरिका का सिटीजन नहीं होगा। तो देखा आपने कि भीड़ लगी धड़ाधड़, अस्पतालों में टाइम से पहले पेट फड़वा कर डिलीवरी करा रहे हैं। क्या तरीका है ये? ऐसी कौन सी आफत आ गई कि यार आपको अमेरिका की डिलीवरी, अमेरिका की नागरिकता लेनी है? होता क्या है देखो, अभी जो इससे पहले नियम था ना, उस नियम में क्या था कि अगर मैं भारतीय हूँ और मेरी मिसेस भारतीय है और हम किसी कारणवश अमेरिका गए और अमेरिका में उस बच्चे का जन्म हो गया, मतलब डिलीवरी होगी, तो वो ऑटोमेटिक वो बच्चा अमेरिका का नागरिक हो जाता था। अब अमेरिका का नागरिक हो जाता था तो लोग बाग दिमाग लगा लेते थे और अमेरिका की कोर्ट में ये आवेदन लगा देते थे कि भाई एक काम करो, हम इसकी केयर टेकर बन के, हम इस जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाता, हम इसके देखभाल करने के रूप में अमेरिका में रहना चाहते हैं। और वहाँ से स्टे ले लेते थे, वही बच्चे का केयर टेकर बन के अमेरिका में रह जाते थे। और इसी बीच में धीरे धीरे सब तरह का सिस्टम सबके जगह चलता है, जुगाड़ सब जगह चलता है, तो वे अपनी नागरिकता या ग्रीन कार्ड बनवा लेते थे। लेकिन अब
ऐसा नियम हो गया कि अगर उस डेट से पहले अगर आपका बच्चा अमेरिका में जन्म लिया है तो ही अमेरिका का नागरिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो डेट जा चुकी है। अब अमेरिका में आप नागरिकता लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बेच रहे हैं नागरिकता। अगर आपको अमेरिका की नागरिकता चाहिए तो आप खरीद सकते हो, बट उसकी शर्त है। अभी जो 8 करोड़ रुपए के आसपास में था कि आपके पास 8 करोड़ रुपए हैं तो आप अमेरिका में जाइए, किसी की लैंड खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदिए और आप अमेरिका के नागरिक बन जाइए। बट अब उसको बढ़ा करके 34 करोड़ रुपए के आसपास कर दिया है। अगर आपके पास 34 करोड़ रुपए हैं तो आप अमेरिका में गोल्डन वीज़ा के तहत जा सकते हैं और अमेरिका के नागरिक बन सकते हैं, अमेरिका के सिटीजन कहलाओगे आप। बट जो व्यक्ति 8 करोड़ नहीं दे सकता, 35 करोड़ नहीं दे सकता, जिसके पास 35 करोड़ है वो अमेरिका में जाएगा क्यों? वो भारत में कोई बड़ा फार्म हाउस नहीं खोल के बैठ जाएगा, और सब चीज़ पर्याप्त है। बट सब तरह के लोग हैं, किसी के लिए 35 करोड़ कुछ भी नहीं है, किसी के लिए 2 करोड़ भी बहुत बड़ी बात है। इन सब में जो बीच का रास्ता निकलता था वो निकलता H1B वीज़ा। H1B वीज़ा मतलब अमेरिकी की कंपनी जो भी है वो आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन के आधार पे, आपकी डिग्री के आधार पे, आपके इंटरव्यू के आधार पे ये डिफ़ाइन करती है कि आप उस लायक हो, अमेरिका में रहने लायक हो या नहीं हो। अगर आप किसी इन्फोसिस, विप्रो किसी कंपनी में काम कर रहे हो और अमेरिका में जो उसकी यूनिट है वो आपको एक स्क्रिप्ट डालती है कि हाँ हम आपको लाना चाहते हैं और आप वहाँ जा सकते हो, तो कोई दिक्कत है नहीं। बट समस्या कहाँ जाता खड़ी होती है? समस्या वहाँ खड़ी होती है कि H1B वीज़ा में भी जो रूल एंड रेगुलेशन थे ना उनमें बदलाव करके वे नियम कैडे कर दिए। वे बहुत कठिन चीज़ की है। H1B वीज़ा के नियम कैडे कर दिए। गोल्डन वीज़ा जो 8 करोड़ का मिलता था उसे 35-40 करोड़ का कर दिया। दूसरा, जो रेमिडेंस भारतीय लोग जो भारत में पैसा भेजते थे उन पर टैक्स लगा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप भारत में जो जेनरिक दवाई हैं उन कंपनियों को बोलते हैं कि तुम भारत में अपनी फैक्ट्री हटाओ, USA में लगाओ, क्योंकि हम चाहते हैं अपने अमेरिका के जो नागरिक हैं उनको दवाई सस्ती मिले। दवाई सस्ती कब मिलेगी? जब आपकी एक जेनरिक यूनिट यहाँ पे होगी, उसी को आप बनाना, उसी को देना। आप भारत से बेचते हो तो उसमें भारत हमसे टैक्स लेता है, और टैक्स लेता है तो सीधी सी बात है हमें वो चीज़ महंगी पड़ती है। अमेरिका किसी का नहीं है, अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है साथियों। अमेरिका ने ये चीज़ साबित कर दी है कि भाई मैं किसी का नहीं हूँ। उसने नाटो के साथ में क्या किया? नाटो के देशों को बोल दिया कि अपना पहले तो उन्होंने सबको बोला कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं करूँगा, मैं नाटो करता हूँ, मैं सबसे बड़ा, कोई टेंशन नहीं। तो बाद में क्या किया? उन्होंने सबको बोल दिया भाई देख मैं तो नाटो से बाहर हो रहा हूँ। क्यों हो रहे हो, क्या कारण? बोले यार सारा का सारा तुमने तो मेरे ऊपर ही छोड़ दिया दार-मदार, ना तो अपना कुछ खर्चा कर रहे ना कुछ। वो तो क्या करें सरकार? बोले एक काम करो, अपनी जो टोटल GDP है उस GDP का 5% हिस्सा आप जो है डिफेंस पे खर्च करो। बोले हाँ, पहले तो हल्ला गुल्ला हुआ, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, फिर बाद में वो सब आगे, क्योंकि ताऊ ताऊ है सब जानते हैं, सब सेंटर में आ गए। अब आ गए तो अब सीधी सी बात है, हथियार किससे खरीदेंगे वो? भाई जो नाटो के सदस्य हैं, नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ के जो सदस्य हैं वो कोई रूस से जाके तो हथियार खरीदेंगे नहीं, ना ब्रह्मोस खरीदेंगे भारत से आके, ना तेजस खरीदेंगे। वो हथियार किससे खरीदेंगे? या तो फ्रांस से खरीदेंगे या फिर अमेरिका से खरीदेंगे, और उसमें भी ज़्यादा दबदबा किसका? अमेरिका का है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका से हथियार खरीदेंगे। अमेरिका से हथियार खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका उन्हें खर्च करवाएगा। अब खर्च करवाएगा तो फिर हथियार और बिकेंगे। खर्च करवाने में अमेरिका को कौन सा फ़र्क पड़ रहा है? अमेरिका तो कहीं भी कोई भी खोबा खड़ा कर देता है, वो खोबा खड़ा करने में तो एक्सपर्ट है, आप तो जानते हो। भाई आप बताओ, उसे ज़रा सी उंगली करने से कांड कितना बड़ा बैठ, आपने देखा ईरान इजराइल का कांड कितना बड़ा हो गया ज़रा सी उंगली करने के कारण। और इजराइल भाई उससे अगर ईरान डील कर लेता अमेरिका के साथ में तो शायद ये नहीं होता। ईरान ने बोला कि तुम तो पहले सैंक्शन हटाओ, उसके बाद में डील करूँगा। उन्होंने बोला अच्छा मुझे आगे दिखा रहा है। उन्होंने इजराइल को बोल दिया देख ले रहे तेरे क्या कह रहा है। इजराइल ने दे मिसाइल दे हमले, दे मिसाइल दे हमले, उसके दे मिसाइल दे हमले, दे मिसाइल दे हमले, इसकी इधर से भी तबाह उधर से भी तबाह। अब उसके तो हथियार थे, वो हथियार भी भेज दिए, बोले एक काम कर अब नए बन जाएंगे, पुराने टूट फूट के ख़राब हो गए। तो अमेरिका उंगली करने में नंबर 1 है। और डोनाल्ड ट्रंप, जब जैसा डोनाल्ड ट्रंप सरकार हो वो तो अपने आप को भगवान मानता है। मतलब आप कहीं भी देख लो, चाहे आप रूस यूक्रेन में देख लो, उनका फाइटर जेट गिरते ज़रूर हैं, पर आज तक नहीं बोला कि हमारा फाइटर जेट को किसी ने मार गिराया। वो बोलता है पायलट मारा गया, फाइटर जेट सही है बिल्कुल। वो भगवान जाने उनका फाइटर जेट कैसे सही हो जाते हैं। अमेरिका फाइटर जेट को नाक मानता है, नाक मान के दूसरे देशों को सप्लाई करता है, मतलब लुल्लू बनाता है। खैर वो वीडियो लंबी हो जाएगी। आज का केवल कॉन्सेप्ट इतना है कि भाई जो रेविडेंस है, हमें रेविडेंस बहुत ज़्यादा प्राप्त हुआ है, बढ़िया प्राप्त हुआ है।
$135.46 बिलियन रेमिडेंस प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष से हम इस बार 14% की वृद्धि मिली है। हमारा जो करंट अकाउंट है, जब आप बुक ऑफ अकाउंट को पढ़ोगे तो एक कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, और करंट अकाउंट में भी इन पैसों को, जो पैसा रेमिडेंस के माध्यम से आता है, इसे हम प्राइवेट पैसे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे जो देश के वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, जो दूसरे देशों में काम करते हैं, उनके रूप से पहुंचाया जाता है। इस बार हमारा जो Q4 का जो रिजल्ट आया था, Q4 के नतीजे जो आए थे, उसमें हमारा जो फॉरेन रिजर्व का बुक का अकाउंट रहा ना, वो सरप्लस में रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपके वीडियो अच्छी लगा है, अगर आप शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाकर अकाउंट खुला सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।